नमस्कार। एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। काम में जुटी सरकार, यदि मैं इस तरह से कहूं कि ना कोई बंदिश ना कोई बहाना, अब सबको है काम करके दिखाना। दरअसल 3 महीने लोगों ने आचार संहिता के चलते सरकारी तंत्र ने उस तरह से काम नहीं किया जितना कि उससे अपेक्षा की जाती, क्योंकि बहुत सारी बंदिशें थी। बहुत ज़रूरी काम जो थे वो होते रहे, पर किसी भी तरह की घोषणा, कोई नया काम ये नहीं हुआ। और अब चूँकि आचार संहिता हट गई है तो इसका असर अब सब जगह दिखने लगा है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में आचार संहिता खत्म होने के बाद सरकार काम पे लौट आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शासन और प्रशासन को भी लोकसभा चुनाव की खुमारी तोड़कर काम में जुटने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने का जोर दिया। उन्होंने एक एक मंत्री से संकल्प पत्र में उनके विभागों से संबंधित कामों पर चर्चा की। साथ ही 1 जुलाई से प्रस्तावित विधानसभा के वर्षाकालीन सत्र और बजट की तैयारियों को लेकर भी विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से लोकसभा चुनाव और आचार संहिता के कारण रुके कामों को में तेजी लाने को कहा। उन्होंने कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी और आईजी के साथ वर्चुअल बैठक में भी सुशासन पर ध्यान देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री यादव ने राजस्व और नगरीय विकास और आवास विभाग के कामकाज की समीक्षा की और जनप्रतिनिधियों को सहभागी बनाने के लिए कहा। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की हम प्रतिक्रिया सुन लेते हैं कि वो इस पूरे कामकाज को, जिस तरह चीजें हो रही उसको लेके क्या कुछ कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए कि बहनों को जो हमने कहा था कि 450 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे गरीब बहनों को, तो वो हम बराबर दे रहे हैं। चुनाव में बहुत झूठ बोला गया कि ये नहीं दे रहे हैं। हमने उनको चुनौती दी थी कि बताइए ये पैसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और ये मैंने बताया आपको कि 118 करोड़ रुपया उनके खातों में गया है। और छोटी मोटी संख्या नहीं है, 45,89,000 लाडली बहनें हैं जिनके खाते में ये रसोई गैस का सिलेंडर का पैसा गया है। शिक्षा के मामले में जैसे हमारी सरकार ने जीईआर में देश के औसत से भी आगे अपना स्थान बनाया है, राष्ट्रीय औसत से, उसी प्रकार से नई शिक्षा नीति में जैसे देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश आया था, 55 एक्सीलेंस कॉलेज इसी सत्र से पूरे प्रदेश में हम खोलने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं नई सरकार को शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं कि जो सरकार बनी है, रोजगार का इंतजाम होगा, महंगाई कम होगी, किसानों को दाम मिलेगा और देश आगे बढ़ेगा। खैर, कैबिनेट बनाना प्रधानमंत्री का अपना विशेष अधिकार होता है, वो किस वर्ग से कितना ले। लेकिन एक बात समझ में आती है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश ने छप्पर फाड़ के 29 में से 29 सीटें उनको दी, उस हिसाब से प्रतिनिधित्व नहीं मिला। ये बेहतर होता अगर 1-2 व्यक्ति सामान्य वर्ग से भी अगर भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल में लेते तो शायद ज्यादा अच्छा होता। खैर, अब ये उम्मीद है कि मंत्रिमंडल बन गया है, जो कमियां उनको दूरी करे और देश को महंगाई से मुक्ति दे। तो काम में जुटी सरकार, तो सबसे पहले वंदना त्रिपाठी जी हमारे साथ भाजपा की प्रवक्ता जुड़ी हैं, उनका स्वागत है। हमारे साथ केदार सिरोही जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और मेरे सहयोगी राकेश शर्मा हैं। राकेश, सबसे पहले हम आपकी तरफ रुख करते हैं। दरअसल कोई भी सरकार हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ की हो, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, पिछले 3 महीने से उनके हाथ बंधे हुए थे, क्योंकि आचार संहिता थी। कुछ भी करते तो लगता है कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। जरा जरा चीज़ों में विपक्ष भी सतर्क था और सब लोग नज़र रखे हुए थे। चुनाव आयोग खुद नज़र रखा हुआ था। अब चूंकि मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही बैठक लेने का सिलसिला शुरू किया और सब पर एक प्रकार से, जो खास करके भाजपा की सरकारें हैं जहाँ पर भी, उन पर एक प्रकार का दबाव है कि भाई हमने एजेंडा सेट किया, अब आप क्या कर रहे हो बताओ। और सबको मालूम है कि जब समीक्षा होगी तो उस समीक्षा के बाद बहुत सारे प्रतिफल भी आते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि किसी भी नेता को कई बार बीच में से इसलिए भी हटाया जाता है कि उसका फीडबैक जो है उसके बारे में ठीक नहीं मिलता। तो हर जगह सरकार कामकाज के मोड में है। और निश्चित रूप से जहाँ पर भी मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कुछ जगह उपचुनाव होंगे, क्योंकि कुछ लोगों को इस्तीफा देना पड़ेगा। वहाँ उपचुनाव है, लोग देखेंगे कि जो वादे इन्होंने अपने संकल्प पत्र में किए थे वो क्या इसको पूरा कर रहे हैं। वो भी देखेंगे कि जो नए कामकाज हैं, अभी देखिए बरसात होने वाली है, अभी शिवराज सिंह को कृषि मंत्री बनाया है, ग्रामीण विकास मंत्री बनाया है, तो बरसात में किसान के लिए किस तरह की सुविधाएं जुट रही हैं। अगर बाढ़ की संभावनाएं बनती हैं तो उसके लिए क्या विकल्प है। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर बातचीत होगी। कुछ काम जो है बरसात के समय बंद रहते हैं, निर्माण के कार्य, पुल पुलिया के काम बंद रहते हैं,
सड़कों के काम उस तरह से नहीं होते जैसे होने चाहिए। तो बरसात का अपना एक जो है वो अपनी दिक्कतें हैं। इन सब के बीच में जो आज राकेश जो बैठक सीएम ने की है, जिस तरह की बैठक आप सुन रहे हैं, उसमें किस किस तरह से फोकस था और क्या बातचीत ज्यादा प्रमुखता से आ रही थी? देखिए सुभाष जी, मध्य प्रदेश में आचार संहिता खत्म होने के बाद अब डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है वो एक्शन में नजर आ रही है। इस कारण है कि एक बार फिर से राज्य मंत्रालय बच्चा भवन में बैठकों का दौर शुरू किया है। और दरअसल मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सभी मंत्रियों जो बैठक कर रहे हैं, वो उस बैठक में जो है सबसे ज्यादा जो है वो संकल्प पत्र है, क्योंकि इस संकल्प पत्र में जनता से वादे किए गए हैं उनसे लेकर समीक्षा की जा रही है और इससे लेकर वो अपने उनसे विभागवार समीक्षा कर रहे हैं कि संकल्प में जो हमने वादे किए थे उनको। इसके अलावा बात की जाए तो देखिए मैं आपको 180 दिन का जो उपलब्धि है जो है वो उन्होंने जो है इसके माध्यम से दरअसल इसमें जो है तमाम चीजों सुशासन। राकेश थोड़ा आपकी राकेश आपकी आवाज का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। मैं वंदना जी के पास चलता हूं। वंदना त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वंदना जी, चूंकि सरकार अब पूरी तरह से काम के मोड में है और समीक्षा बैठक भी शुरू हो गई है, तो इस पूरे कामकाज को क्या प्राथमिकता होगी? जैसा कि अभी हम सीएम की बाइट सुन रहे थे कि वो कह रहे थे कि गरीब बहनों के खाते में 118 करोड़ रुपए जो है वो 45,59,000 बहनों के खाते में आई है। जो हम पे आरोप लग रहा था कि हम काम नहीं कर रहे हैं और हमने झूठी घोषणा की, तो सारी जो संकल्प पत्र में जिन बातों को था उसको भी पूरा कर रहे हैं और साथ साथ जो कामकाज है वर्षाकालीन सत्र के और बजट की तैयारी भी जो है उसको लेके भी बातचीत हो रही है। कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, एसपी के साथ भी वर्चुअल बैठक करके उनको भी सरकार ने अपनी मंशा बताई है। तो क्या कुछ भाजपा की प्राथमिकता है, जरा बताएंगे आप? मेरी आवाज आ रही है? जी जी। देखिए, सबसे पहले ये जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभी बाइट दी है उसमें आपने सुना कि सबसे पहला विषय जो कांग्रेस पार्टी सदा से उठाती आई है वो है लाडली बहना के खाते में अब पैसे राशि जाएगी या नहीं। तो आपने देखा किस प्रकार से लाडली बहना जो योजना है हमारी वो चुनाव के बाद भी चल रही है, राशि बहनों के खाते में जा रही है और 1,71,00,000 बहनें इसका लाभ ले रही हैं। उसके अलावा आपने देखा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जल गंगा अभियान के माध्यम से किस प्रकार से जो जल स्रोत है, क्योंकि जल ही जीवन है, हम ये मानते हैं कि जल ही जीवन है और जल ही जीवन है पर इनकी नीति पर चलते हुए उन्होंने ये जनता से आह्वान किया है, उन्होंने ये सरकार के लोगों से आह्वान किया है, प्रशासन से आह्वान किया है कि जहां जहां जल के स्रोत हैं उनका संरक्षण किया जाए और वहां पे साथ ही साथ पेड़ भी लगाए जाए। तो ये एक अच्छा निर्णय है मुख्यमंत्री जी का पर्यावरण और साथ ही साथ जल को बचाने का। उसके अलावा आपने देखा किस प्रकार से आज 24,000 करोड़ रुपए जो सब्सिडी की राशि है वो विद्युत विभाग को दी गई है किसानों के लिए, ताकि किसानों की जो अभी मूंग की और धान की फसल आने वाली है तो उन्हें किसी भी प्रकार से बिजली की कटौती का सामना न करना पड़े, निरंतर उन्हें बिजली प्राप्त होती रहे और साथ ही साथ जो हमारे गरीब भाई बंधु हैं उन्हें भी बिजली पहुंचती रहे। तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने कुछ मुख्य निर्णय जो अभी लिए हैं। और सबसे बड़ी बात है जो ये विद्युत विभाग को 24,000 करोड़ रुपए सब्सिडी की राशि आवंटित करी है, वो हमारे जो किसान भाई हैं उससे सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगे। अभी उनके जो खेती किसानी का समय है, अभी आप देखिएगा जब धान का और ये मूंग का सीजन रहेगा तब उन्हें निरंतर बिजली की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे विद्युत विभाग को भी ये आदेश दिए जा चुके हैं कि बिजली की किसी भी प्रकार से कोई कटौती ना की जाए, लगातार निरंतर बिजली जो हमारे किसान भाई हैं उन तक पहुंचती रहे। तो मुझे लगता है कि जो जल गंगा अभियान है साथ ही साथ ये विद्युत विभाग को सब्सिडी की जो राशि दी गई, ये मुख्य निर्णय जो अभी तत्काल जो अभी लिए हैं मुख्यमंत्री जी ने वो सराहनीय है और सराहनीय पहल है पर्यावरण को बचाने के लिए, साथ ही साथ हमारे किसान और गरीब भाइयों को, क्योंकि हम तो हमेशा ही कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही कहती है कि हम अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के विकास के लिए, गरीब और किसान के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। तो आपने देखा
हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मोदी जी ने जो गारंटी चुनाव में ली थी और जो हमारे मध्य प्रदेश की रीति नीति रही है, हमारे जो किसान हैं, जो हमारे गरीब भाई हैं, उनका संरक्षण करना हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने, उनका संरक्षण हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने सदैव किया और अभी भी हमारे मुख्यमंत्री जी उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। ठीक है वंदना जी, मैं केदार भाई आपके पास आता हूँ। जो सरकार बनी है, जिसने बहुत सारे वादे किए हैं और उन्होंने गारंटी दी, मोदी की गारंटी, और उसके बाद जो है डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद उसने 2-3 महीने काम किया, फिर आचार संहिता लग गई और लोकसभा चुनाव में जैसी उनको अपेक्षा थी उन्होंने 29 की 29 सीटें जिता के भी दी और केंद्र ने बहुत सारे लोगों को मंत्री पद में भी शामिल किया। अब आपको मध्य प्रदेश में प्रतिपक्ष के नाते सरकार से किस किस तरह की उम्मीद है कि सरकार किन किन चीज़ों को प्राथमिकता से करे, और जो मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हुई है और जिस तरह से मुख्यमंत्री बैठक लेके बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है सर कि अब जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, अब मुझे लगता है कि अब फ्री हैंड हुए हैं। पहले वो जब मुख्यमंत्री बने थे तब उनके ऊपर दबाव था, एक सीनियर लीडर यहाँ मध्य प्रदेश में थे, उसके बाद में चुनाव थे। अब चुनाव के बाद में वो फ्री हुए हैं, तो अब हमें ये उम्मीद है कि उन्होंने जो वादे, जो उनकी भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के साथ जो वादे किए वो पूरे करने पड़ेंगे। वादों में हेर फेर नहीं करना है, वादों को मैनिपुलेट करके रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखाना है। आंकड़े तो कच्ची मट्टी की तरह होते हैं सर, मूर्ति भी बना लो, घड़ा भी बना लो, जैसा रिप्रेजेंटेशन करना हो वो कर दो। अभी जैसे उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को गैस की टंकी 450 रुपए में दे रहे हैं, मिल रही है। विपक्ष जो आरोप गलत लगा रहा, 45 करोड़ को मिल रही है। अजी 10 करोड़ में 45 का तो मामला ही जो हुआ है वो तो बहुत ही कम हो गया है। 10 करोड़ लोग की आबादी में 5 करोड़ महिला है, तो 5 करोड़ का भी अगर देखें तो 8-9% हुआ है। अभी 8-9% को साल भर में दे रहे हैं कि 6 महीने में दे रहे हैं, डेटा क्लियर नहीं है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि जिन लोगों को 450 रुपए में गैस की टंकी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। बहुत स्पष्ट है ये, क्योंकि डेटा में गड़बड़ी है। दूसरी बात आई कि अभी जो है वर्तमान में चैलेंजेस मध्य प्रदेश के साथ बहुत ज्यादा है। देखिए, एक तो वेंटिलेटर पर अर्थव्यवस्था है, इसको मानना पड़ेगा। शिवराज जी ने मध्य प्रदेश को पूरी तरीके से यूं कह लीजिए बर्बाद करके जा चुके हैं। हर एक चीज के लिए उधार पैसा लेना पड़ रहा है। अभी भी शायद 2000 करोड़ की मांग की है, जब एक सक्षम प्रदेश का कागज पे बताया जा रहा, जिसकी डबल डिजिट में ग्रोथ की बातें हो रही हो, जिसको समृद्ध मध्य प्रदेश कहा हो, तो फिर उसको पैसे लेने जाने की जरूरत क्या है? तनख्वाह के लिए पैसे लेने जाने की जरूरत क्या है? तो जो अभी मसला है कि सरकार को अपना जो आने वाला बजट है इसमें फिजिकल डिफिसिट को कम करना है, जो अभी रीपेमेंट्स करने हैं, जो इंटरेस्ट पे करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में देखिए करप्शन बहुत बड़ी चीज है। मेरी बहन ने बिजली की बात कही, अच्छी बात है भाई, किसानों को बिजली मिलना चाहिए, उसके लिए सब्सिडी एक रूटीन प्रक्रिया है। या बात ये आती है कि सरकार के लोग कहते हैं 12 से 14 घंटे बिजली मिलेगी किसानों को। सर मैं खुद किसान हूँ, 8 घंटे नहीं मिलती है। सवाल बिजली के साथ में बिजली की जितनी मात्रा पहुंचनी चाहिए किसानों को वो नहीं पहुंच रही, बहुत फ्लक्चुएटेड पहुंच रही। और बिजली विभाग में इंडिया का सबसे बड़ा करप्शन यह है कि जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं सर गाँवों में, खेतों में, वो इतनी खराब क्वालिटी के हैं कि हर तीसरे चौथे दिन वो जल जा रहे हैं, फूक जा रहे हैं। गांव में हर तीसरे चौथे दिन आप बिजली विभाग में फोन देख लीजिए उनकी कंप्लेंट में कि उनका ट्रांसफार्मर बदलने की शिकायत आ रही। वो इसलिए आ रही कि सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का ट्रांसफार्मर गाँव में लगाया जा रहा है, कमीशन पर लगाया जा रहा है। अगर ये इस करप्शन को अगर मुख्यमंत्री जी रोक पाते हैं तो मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी व्यवस्था वो गाँव में दे पाएंगे। इस पर मैं भी उनके ऊपर नेगेटिव बात नहीं करूंगा, मैं तो उनसे यही कहूंगा कि आप करप्शन रोक दीजिए। आप अगर करप्शन रोक दे रहे हैं तो ये हो जाएगा। किसानों के मामले में अव्वल नंबर का काला बाजारी, 2 नंबर का काम चल रहा है। सर मैं अभी कह रहा हूं मध्य प्रदेश में हम तीनों चलते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट के 95% ब्रांड जो है वो सब स्टैंडर्ड है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अभी चल के अगर क्वालिटी टेस्ट कर ले पूरे फेल होंगे, क्योंकि इस तरह का मैकेनिज्म बना था। वो क्वालिटी स्टैंडर्ड को उनको रोकना बहुत बड़ा चैलेंज है। मुख्यमंत्री के लिए तो बहुत आसान है, अगर वो सख्त हो जाए, अच्छे से शुद्ध का युद्ध चला दें, लेबों को टाइट कर दे, सैंपलिंग लेने की प्रक्रिया को ठीक कर दे और जो कमीशन बाजी है वो खत्म कर दे। ऐसा ही है, मध्य प्रदेश सोयाबीन का प्रदेश था, परंतु दुर्भाग्य से कहना पड़ेगा
कि शिवराज जी के कार्यकाल में ये बोझ बन गया। जो हमारे लिए नेशनल प्राइड होना चाहिए था सोया स्टेट, वो एक तरीके से बोझ बन गया। उसका एक ही कारण है, सोयाबीन का जो प्रोडक्शन है वो ड्रामेटिकली मध्य प्रदेश में डाउन हुआ, मध्य प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों में डाउन हुआ। उसका मेन कारण है यहाँ पर जो सीड प्रोडक्शन की प्रक्रिया है वो है ही नहीं। कागज पे सीड प्रोडक्शन हो रहा, मंडी से खरीदा जा रहा सर्टिफाइड एंड टीएल सीड, उसको बोरियों में भर रहे हैं, बेच रहे हैं। कोई विभाग का कंट्रोल नहीं है। विभाग का कंट्रोल पैसे लेने पे है, कमीशन लेने पे है। वो 30 कुंटल का जो प्रोडक्शन है वो 10-12 कुंटल पे। बन्ना बहन, अगर इसको सुधार लेंगे ना आप, तो आप वाकई में किसान की आय दुगनी कर देंगे। जो 20 कुंटल अगर उनका बढ़ता है तो आज की तारीख में 1,25,30 हजार का उनका आमदनी एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। अगर ये आप लोग कर पाएंगे तो वाकई में मैं आपकी तारीफ करूंगा और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। आप देखेंगे कि अगर ये यूरिया और डीएपी को छोड़ दो मध्य प्रदेश में, तो बाकी जितने भी फर्टिलाइजर है सब पूरे सब स्टैंडर्ड, आप इनको सुधार दीजिए। कास्ट ऑफ कल्टीवेशन किसानों का कम हो जाएगा, वो उनका एक प्रॉफिट होगा। अगर आप इस दिशा में ट्रांसफार्मर की क्वालिटी सुधार दीजिए, हर 15-20 दिन महीने में उनको एक्स्ट्रा लागत नहीं लगेगी, वो आपका गुणगान गाएंगे। ये करने के लिए अभी मोहन यादव जी को बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे, खुद को निर्णय लेना पड़ेगा। और जो पुरानी एक बना हुआ लॉबी बना हुआ है जो इस तरह का काम सेटल तरीके से कर रही थी, उसको तोड़ने की उनको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। अब देखते हैं, हम लोग तो अभी फ्री हैंड हुए हैं मेरे हिसाब से। तो चुनाव के बाद में अभी 1-2 महीने में इनका जो कार्यकाल है वो हम लोगों को सही मूल्यांकन करने का दिखेगा। अभी जो है वो एक सामान्य मूल्यांकन है मेरे हिसाब से। ठीक है केदार जी, आप चूंकि किसान हैं तो आपने किसान की चिंता और जो ज़मीनी हकीकत है आप उसको बयां कर रहे हैं। और ये बात तय है कि जो ट्रांसफार्मर हैं बहुत बार वो घटिया क्वालिटी के होते हैं और आए ही दिन जैसी बरसात शुरू होती है या लोड बढ़ता है तो उनके ख़राब होने का एक सिलसिला शुरू होता है। छत्तीसगढ़ में तो यहाँ पे एक लंबे ट्रांसफार्मर जल गए बहुत बड़ी संख्या में। तो ये लगातार होता है जो बात कर रहे हैं आप। खाद बीज की बात कर रहे हैं, उसकी गुणवत्ता की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है अभी मध्य प्रदेश के साथ एक प्लस पॉइंट है। मध्य प्रदेश में अभी शिवराज सिंह जो हैं वो कृषि मंत्री भी बने हैं देश के, तो उनके सामने भी ये चुनौती होगी कि जिस राज्य में सब स्टैंडर्ड खाद बट रही है, जिस राज्य में किसान की आज, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम किसानों की आय को दुगना करना चाहते हैं, तो जब दुगना करना चाहेंगे तो जो कारण आप गिना रहे हैं अगर उन कारणों को वो सुधारेंगे नहीं तो किसान की आय कतई दुगनी नहीं होगी। ये मुझे लगता है ये ज़मीनी सच्चाई है जो आप कह रहे हैं। और ये बात है भी कि बहुत व्यापक स्तर पर किसान जो है वो परेशान होता है सिस्टम से। सर मैं इसमें 1 मिनट का और जोड़ूंगा, मतलब इसको भाजपा कांग्रेस की तरफ नहीं, ऐसे फार्मर में जोड़ना चाहूंगा। देखिए सर, अभी जो इंटरनेशनल जिस तरीके के दबाव हैं पूरे विश्व में प्राइस को लेके, क्रॉप प्राइस को लेके, तो मूल्य बढ़ाना, सीधे किसानों के उसमें सब्सिडी देना अभी बहुत ताकत का काम हो गया है। भारत की जनसंख्या ज्यादा, इस कारण हम लोग ये WTO के नियम जो है उनको दरकिनार करते जा रहे हैं। जब भी इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल बैठेगा 2-3 साल में, अभी उनके जजों की संख्या वहां पर कम है। अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप ने कर रखा था क्योंकि वो फार्मर लॉबी को रिप्रेजेंट करते थे। जिस दिन भी इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल एग्रीकल्चर बैठेगा हम लोगों के लिए तकलीफ आएगी। हमारी तकलीफ को दूर करने का एक ही रास्ता है सर, हमारी कास्ट ऑफ कल्टीवेशन कम करनी पड़ेगी, हम लोगों को प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा और जो दूसरी तरह की सब्सिडीज हैं उनकी तरफ हम लोगों को मूव होना पड़ेगा। ठीक है केदार जी, मैं राकेश के पास चलूंगा। राकेश, किस तरह की समीक्षा हुई? जैसे कि अभी केदार भाई तो किसानों को लेके बड़ी बात कर रहे, की बात भी होगी क्योंकि मुख्यमंत्री नई शिक्षा नीति की भी बात कर रहे थे। जो बरसाती बीमारियां हैं वो उसको लेके स्वास्थ्य की बात होगी। तो किस किस तरह की प्रायोरिटी की बात अभी आज मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में के सामने रखी है? देखिए सुभाष जी, अभी जो बैठक है जिसमें सांसद विधायकों के अलावा तमाम जो आला अफसर हैं जिनकी बैठक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अभी कर ले रहे हैं, उस बैठक में जो है सिंहस्थ यानी साल 2028 में जो उज्जैन में सिंहस्थ होने वाला है उसकी तैयारियों को लेकर जो है वो समीक्षा कर रहे हैं। और इसको यदि चूंकि ये मुख्य मुद्दा है, यानी बात की जाए तो इस बैठक का, इसके अलावा बात की जाए तो 1 जुलाई से जो मध्य प्रदेश विधानसभा का जो मानसून सत्र जो शुरू होने जा रहा है उसमें जो उस सत्र के दौरान जो बजट की जो तैयारियां हैं उसको लेकर जो है वो अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ यदि बात की जाए
तो संकल्प पत्र में जो वादे किए गए थे उन वादों की स्थिति को लेकर जो है चर्चा की जा रही है। और साथ साथ यदि बात की जाए तो इस पूरी बैठक में सभी संभागों के कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, एसपी यानी कानून व्यवस्था पे भी जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का फोकस है। तो ये जो बैठक हो रही है, इस बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात ये जो है, ये जो बैठक, इस बैठक में जो है जिस प्रकार से जल गंगा संवर्धन अभियान जो शुरू किया गया है, इसको लेके भी चर्चा की जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से ये महत्वाकांक्षी इस अभियान को लेके मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद जो है मैदान में उतरे हैं। उन्होंने खुद जो है कई तालाबों में, प्रदेश के कई तालाबों में जाके जो है उन्होंने साफ सफाई अभियान को लेके आगे लोगों को जागरूक किया है और खुद भी सफाई की है। तो माना सकता है कि जब खुद मुख्यमंत्री जब इस अभियान में आगे बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं तो लोगों को भी जागरूक करेंगे। और साथ साथ जो है प्रशासनिक दृष्टि से जो है जो पुराने कुएं, बावड़ी या तालाब है उनके संरक्षण को लेके, यानी तालाबों के संरक्षण को लेके, जल के संरक्षण को लेके एक बड़ी महत्वपूर्ण जो है जो बैठक होगी, जो बैठक हो रही है, इस बैठक में भी महत्वपूर्ण मुद्दों पे जो है चर्चा की जा रही है। तो कह सकते हैं कि ये जो पूरा लब्बो लुभाव ये माना जा सकता है शिवाजी की ये जो बैठक हो रही है इसमें कानून व्यवस्था से लेकर तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। लेकिन अभी कुछ देर पहले जिस प्रकार से अभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने अपनी 180 दिन की जो है उपलब्धियां, यानी सरकार का जो परिदृश्य रहा है पिछले 6 महीने का, उसको गिनाया है। जिसमें उन्होंने बताया है कि हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या किया है, हमने शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया है, हमने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्या किया है, यानी तमाम मुद्दों को लेके उन्होंने अपनी बात रखी है। तो कह सकते हैं कि जहां एक और जो है उन्होंने मीडिया से चर्चा करके अपनी बात रखी है, लेकिन वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो आज जो कैबिनेट की बैठक है हुई थी, उस कैबिनेट की बैठक में भी उन्होंने जो है तमाम मुद्दों पर अपने मंत्रियों से जो है चर्चा की है, 1 to 1 चर्चा की है। और ये माना जा सकता है, सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आ रही है कि इस 1 to 1 चर्चा में जो संकल्प पत्र जो बीजेपी ने जो अपना जारी किया था, जिसके माध्यम से सत्ता में जो सरकार आई है, इनको लेकर जो है सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर जो है सरकार सजग नजर आ रही है। और खासतौर से भी बात की जाए तो संकल्प पत्र के जो बिंदु हैं उन पर जो है मुख्यमंत्री की निगाह है। और वो उन्होंने अपने मंत्रियों से, कैबिनेट मंत्रियों से, राज्य मंत्रियों से कह दिया है कि वे इन बिंदुओं पे काम करना शुरू कर दें। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने जो है एक प्रकार से अगले 100 दिनों का कार्य योजना या अगले 3 महीने या 6 महीने की जो कार्य योजना है वो अपने मंत्रियों से भी मांगी होगी, अपने विभागों को लेकर कि वो किस तरह से इस प्रदेश के विकास को लेकर अपने रोड मैप रख रहे हैं। तो अब देखना होगा कि अब इस बैठक का नतीजा क्या निकलता है। राकेश, मैं वंदना जी के पास चलता हूं। आपने 3-4 प्राथमिकता गिनाई। आपने कहा एक जल गंगा योजना है जिसमें कुएं, तालाब और बावड़ी और तमाम जल स्रोत हैं, उनको ना केवल साफ सुथरा करना है बल्कि उनको अगर वो पुनर्जीवित भी करना है और अगर उनको ठीक ठाक करना है ताकि पानी जो है जल स्तर नीचे जा रहा है वो बचा रहे। दूसरा आपने कहा कि सिंहस्थ है, तो सिंहस्थ चूँकि उज्जैन से मोहन यादव आते हैं तो सिंहस्थ एक बड़ा इवेंट है। तीसरा आपने कहा कि 1 जुलाई से मानसून का सत्र है। तो विपक्ष इस बात के लिए भी बात करेगा कि आपने जो गारंटी दी थी, आपने जो संकल्प पत्र की बात की थी, तो आप उस दिशा में अपनी प्राथमिकताएं बताओ। और चौथा जो अभी केदार भाई कह रहे थे कि यहाँ का जो बजट है मध्य प्रदेश का, वित्तीय स्थिति है, उसकी हालत ठीक नहीं है क्योंकि इसके पहले बहुत सारा पैसा खर्च हो चुका है। तो अभी ये वित्तीय स्थिति कैसे, वित्तीय संसाधन जुटाए जाए और उससे योजनाओं को कैसे लाया जाए। तो मैं वंदना जी पूछ रहा हूँ कि जब हम देख रहे थे कि जब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे वो रोज इतनी घोषणाएं करते थे कि वो मतलब लगातार घोषणाएं कर रहे थे, उसको लेके बहुत मजाक भी उड़ने लगा था। फिर बात ये आ रही थी कि घोषणाएं तो कर रहे हैं, इसके लिए संसाधन कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे। अब चूंकि शिवराज सिंह है नहीं, अब मोहन यादव हैं और वो भी जो बजट होगा उसी में से तो पैसे देंगे। तो ये सारी चीज़ों की आपूर्ति किस तरह से होगी और बजट के लिए क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है? देखिए, सबसे पहले केदार जी के प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगी। केदार जी ने बहुत सारे जो बिंदु उठाए थे, मुझे बहुत अच्छा भी लगा। एक स्वस्थ विपक्ष के नाते आपने जो बिंदु उठाए, केदार जी मैं आपसे अपेक्षा करूंगी कि आप उमंग श्रृंगार जी तक ये बिंदु पहुंचाएं और एक अच्छे विपक्ष के नाते ये सारे बिंदु सरकार तक। देखिए, सरकार भी चाहती है कि उन्हें अच्छे सुझाव मिले और जो मध्य प्रदेश है वो किसानों का प्रदेश कहलाता है, खेती किसानी का प्रदेश कहलाता है। और कहीं ना कहीं हम अगर निर्यात में इतने आगे हैं तो हमें अपने आप को आगे बनाए रखने के लिए ये जरूरी है
है कि हम सब एक साथ मिलकर काम करें। तो केदार जी, आप ये सुझाव जरूर उमंग श्रृंगार जी को दीजिए, जीतू पटवारी जी को दीजिए, और ताकि वो सरकार के समक्ष इन सुझावों को ला सके। दूसरी चीज जो आप कह रहे थे सुभाष जी, वो ये है कि देखिए अभी जो बजट की चर्चा हुई है वो तो एक चर्चा थी, लेकिन कि आज की जो बैठक थी वो एक ब्लेंड थी बहुत सारी चर्चाओं का। पहला तो ये कि कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में सुचारू रूप से चलती रहे, वो सबसे बड़ा बिंदु था, क्योंकि कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी है कि जो भी नए अधिकारी जिनके यहाँ वहां तबादले हुए हैं वो सब उस जगह पर जाके जो भी कानून व्यवस्था है उसे तर्क करें। तो उन्हें ये निर्देश दिए गए हैं वर्चुअल बैठक के माध्यम से कि भाई आप जो भी अब जहां आपका तबादला हो गया है वहां की कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लीजिए। अब चुनाव खत्म हो चुका है, अब कोई देर नहीं, कोई अंधेर नहीं। अब जो भी कानून व्यवस्था में कुछ भी अगर गड़बड़ी होगी तो उसके लिए जिम्मेदार आप माने जाएंगे। तो सबसे ज्यादा तो अधिकारियों की समीक्षा की गई है। आज बजट के विषय में चर्चा की गई है कि किस प्रकार से हम अपना जो फिस्कल डेफिसिट या जो भी हमारी चीजें हैं किस तरह से हम बेनिफिशियरीज तक पहुंचे, उन सब चीजों पे भी चर्चा हुई। पर वो एक बिंदु था। मुख्य जो बिंदु थे, जैसा कि मैंने आपको कानून व्यवस्था के बारे में बताया, उसके अलावा जितने भी मंत्री हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, उन्हें गारंटी कार्ड में से ये आदेश दिया गया था कि आपके विभाग से संबंधित जो भी मोदी जी की गारंटी है उसके विषय में आप क्या योजना बना रहे हैं, क्या कार्य करने वाले हैं, उसका प्रेजेंटेशन बना के आप दीजिए कि आप क्या कार्य करने वाले हैं। क्योंकि अल्टीमेटली हमने जो चुनाव और ऐतिहासिक विजय प्राप्त करी है वो मोदी जी की गारंटीज पर प्राप्त करी है। ठीक है वंदना जी, मेरा कहना है कि आपने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है और आपकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा है, क्योंकि आपको मध्य प्रदेश की जनता ने पूरे में पूरे मार्क दिए हैं और जनता के जो अपेक्षाएं उस पर खरे उतरे। तो डॉक्टर मोहन यादव इस तरह की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले दिनों में दिखेगी। आप लोग मेरे साथ डिबेट में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।